अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं अंजर यूब। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी गहमागहमी चल रही है इस वक्त। पहले फ़ेज़ की तैयारियां हैं और 2 दिन बाकी हैं पहले फ़ेज़ की वोटिंग के लिए। आपको बताते चलें खिते चनाब की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में इस वक्त असम्बली इंतखाबात में खिते चनाब जो है मरकज़ बना हुआ है। सभी की नज़रें खिते चनाब के ऊपर हैं कि कौन खिते चनाब से सबसे ज़्यादा सीटें लेता है। बात करें बीजेपी की, बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं हर जगह से खड़े हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो एक अलायंस हुआ था कांग्रेस और एनसी के दरमियान, लेकिन अलायंस के बाद जो है यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर दोनों पार्टियों से कैंडिडेट उठाए गए, जिसके बाद डिसाइड किया गया कि यहाँ पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। नाज़रीन, ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट क्या है ये हमने कुछ दिन पहले आपको बता दिया था, एक लाइव में हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज हम बताते चलें कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आज जो है कंपेनिंग का लास्ट डे है। बात करें ज़िला किश्तवाड़ की, ज़िला किश्तवाड़ के किश्तवाड़ कंस्टिट्यूंसी में एनसी और बीजेपी की टक्कर हमें दिख रही है। वहीं इंदरवाल की अगर बात करें, वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गुलाम मोहम्मद सरूड़ी, उसके अलावा प्यारे लाल शर्मा और जो अलायंस के कैंडिडेट हैं शेख जफरुल्लाह, उसके अलावा पीडीपी के कैंडिडेट भी हैं एडवोकेट शेख नासिर, सब मैदान में और जोर लगाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो टक्कर लग रही है प्यारे लाल और जीएम सरूड़ी के बीच में टक्कर नजर आ रही है। उसके अलावा अगर बात करें पार्डर की सीट पे, वहाँ पर भी एनसी और बीजेपी की टक्कर जो है देखने को मिल रही है। डोडा की अगर बात करें, डोडा के अंदर डोडा ईस्ट और जिसको डोडा 52 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी कहा जाता है, इसमें जो है यहाँ पर मजीद वानी, उसके अलावा एनसी के खालिद सोहरवर्दी साहब, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के महराज मलिक और बीजेपी, यहाँ पर 4 नाम जो है बिल्कुल सामने है, सर फहरिस्त हैं। अब देखना ये होगा कि 18 तारीख को वोट किसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, ये 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो नज़र आ रहा है, हजूम नज़र आ रहा है। अगर हम ग्राउंड पे बात करें, सोशल मीडिया के अलावा अगर बात करें, तो इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट युवा नेता हैं महराज मलिक की तरफ नज़र आ रहा है। हालांकि इसके अलावा भी जो पॉलिटिकल यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं, यहाँ जिनको हम थिंकर्स कहते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं, उनकी माने तो इस वक्त अब्दुल मजीद वानी और एनसी के खालिद सोहरवर्दी साहब भी लीड कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में बीजेपी भी अपनी जगह बना सकती है। लेकिन ये बात की बात है, अगर यहाँ पर वोट जो है वन साइडेड हो जाते हैं, यहाँ मेजॉरिटी जो है एक तरफा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी यहाँ पर जो है जीत नहीं सकती है। उसके अलावा अगर बात करें डोडा वेस्ट की, वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ पर भी जो है बीजेपी के ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो भी डिसाइड जो है 18 को ही होगा। उसके अलावा भद्रवा की बात करें, वहाँ पर भी एनसी, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर दिख रही है। लेकिन वहाँ पर जो आंकड़े बता रहे हैं, जो ग्राउंड ज़ीरो पे हमारे नुमाइंदे हैं, या हमने जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से वहाँ पर बात की, तो वहाँ पर भी बीजेपी जो है लीड में नज़र आ रही है। खैर, फिलहाल इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है मौलाना अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हाल ही में इनने एमपी इलेक्शन भी लड़ा। और जी अली साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं मुझे कि इस वक्त जो असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि रुख किस तरफ जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजर भाई, जो इस वक्त में ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टें हैं, या इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हजरात जो अपनी अपनी जगहों में बिज़ी हैं और वो रिपोर्ट दे रहे हैं, उससे ये लगता है कि जो अलायंस मुजव्वज़ा था, उसकी खिलाफ वर्जी जो हुई है, उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। और उसकी वजह से हर जगह में कहीं ना कहीं जो है बादल मंडलाते नज़र आ रहे हैं बीजेपी के। लेकिन सूरत हाल ये है कि अक्सर जगहों में कुछ साथियों ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, लोगों को कन्विंस करने में, लोगों को करीब करने में बहुत अच्छा रोल निभाया है, जिसकी वजह से कुछ पलड़े बीजेपी से भी भारे नज़र आ रहे हैं। जैसे डोडा ईस्ट की बात करूं मैं, तो डोडा ईस्ट में इस वक्त एक तरफ महराज मलिक साहब की स्थिति बहुत मजबूत है। जितने जवान हैं, पूरे इलाके की यूथ है, वो महराज मलिक जी से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है और वो उसके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मोहब्बतें बांट रहे हैं। उनके लिए जो है पानी के बेल लगाए जा रहे हैं, उनके लिए जो है खाने की कोशिश की जा रही है कि उनके जवानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए।
उनके लिए गाड़ियों की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। यानी हर तरह की कुर्बानी जवान जो दे सकता था वो दे रहा है महराज मलिक के लिए। उससे ये लगता है कि जनाब हज़ार अलायंस ऐसी मोहब्बतों पे कुर्बान होते हैं, और यहाँ कुछ न कुछ मेरे देखने के एतबार से भी लग रहा है कि डोडा ईस्ट में महराज जी काफ़ी मजबूत हैं। डोडा वेस्ट में बहरहाल हमारे शक्ति परिहार जी, जो कि खुसूसन पुराने इंदरवाल की एक मानी तानी शख्सियत थी, डोडा से एमएलए रहे हैं, और पिछली मरतबा डोडा में बहुत सारे डेवलपमेंट काम करने का उनको मौका भी मिला है, और उन्होंने एक अच्छा डेवलपमेंटल रोल निभाया है। मैं ये कहूँगा खित्ते चनाब में अगर किसी बीजेपी के लीडर ने इंसाफ के साथ मैं कहूँगा कोई अच्छा काम किया है तो वो शक्ति परिहार ने किया है। उसकी वजह से उनको उसका फ़ायदा भी मिल रहा है, और उसकी वजह से उनकी स्थिति कुछ डोडा वेस्ट में मजबूत है। लेकिन आपने शक्ति परिहार जी की बात की तो डीडीसी इलेक्शन में कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा था, वो भी एक सरपंच के हाथों। बस वही एक चीज़ है जो शक्ति परिहार जी के तारीख पे एक काला दाग महसूस हो रहा है, वरना शक्ति परिहार अपने एतबार से काफ़ी मजबूत हैं, और इस वक्त भी काफ़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ऊँट किस करवट बैठे ये तो कबलज वक्त होगा, लेकिन आइडियाज़ ये हैं कि शक्ति परिहार बड़ी मजबूती से सीट निकाल लेंगे। आप बताते चलें, फिलहाल इंदरवाल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इंदरवाल में क्या कुछ हाल चल रहे हैं, किस तरफ रुख? इंदरवाल में अगर रैलीज़ को देखें तो सबसे पहली रैली जो हुई है इंदरवाल में वो वार्डन के मकाम पे शेख ज़फ़र की रैली हुई है। शेख ज़फ़र खुद ज़ाती एतबार से डीडीसी हैं, मड़वा के डीडीसी हैं, और इंदरवाल में बहुत कम स्थिति है उनकी, लेकिन सूरत हाल ये है कि रैली जो हुई है वो बहुत बड़ी हुई है। चेजाई के कहने वालों का ये भी कहना है कि कुछ आउटर लोगों को लाया गया था रैली में और उनको वहाँ रखा गया, लेकिन बहरहाल कुछ भी हो रैली उनकी बाकमाल थी। उसके बाद में रैली पीएल शर्मा की होती है कल, जिसमें मैं खुद मौजूद था, और वो रैली इंदरवाल की तारीख़ में छात्रों के मकाम पे इतनी बड़ी रैली थी कि आज तक छात्रों के मकाम पे इतनी बड़ी रैली कोई भी नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि आज़ाद साहब खुद आया करते थे, बहुत सारे सीएम वहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत सारे बाज़ौक़ात जो है क्या नाम पीएम कैंडिडेट भी वहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन इतनी बड़ी रैली आज तक कोई नहीं कर पाया है। बहुत बड़ी रैली हुई है। आज जीएम सरूरी की रैली है, जिसके बारे में अभी कबलज वक्त होगा कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन इंदरवाल में जो सूरत हाल है वो काफ़ी मजबूत पीएल शर्मा की महसूस हो रही है कि वो सीट निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि इंदरवाल से जीएम सरूरी जो है काफ़ी जोर लगाए हुए हैं और लीड कर रहे हैं। जोर लगाना एक अलग चीज़ है, लेकिन सीट निकालना अलग चीज़ है। सीट उसकी होती है जो लोगों के दिलों में घर कर जाए, और पीएल शर्मा लोगों के दिलों में इस तरह से घर कर गए हैं। कल जो रैली में सूरत हाल थी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने घर घर इंदरवाल के चप्पे चप्पे में छान मारा है। आप भोजवा की बात करें, मड़वा की बात करें, या छात्रों की बात करें, मुगल मैदान बुलाक की बात करें, या बुलाक द्राबशाला का एक छोटा सा हिस्सा है, 2 पंचायतें हैं बलग्रां और चमूती, और इसी तरह से केशवान की 2 पंचायतें हैं। उन जगहों में खुसूसी एतबार से जिस नाम को पुकारा जा रहा है वो पीएल शर्मा है, न जाने क्यों। आप पीएल शर्मा जी की बात कर रहे हैं। प्यारेलाल शर्मा जी का एक ऑडियो रिसेंटली शेख ज़फ़र ने ही जो है मीडिया के सामने रखा, जिसमें पहले तो वो अलायंस की तरफ से उठे थे। जब फॉर्म भरने की बारी आई उस वक्त जो है अलायंस जो है शेख ज़फ़र को सीट दे देती है, टिकट दे देती है, और वो जो है रिज़ाइन करते हैं और इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते हैं। और ऑडियो में रिकॉर्डिंग में ये कहा जाता है वो कसम कर रहे हैं कि वो अगर सीट उनको ज़फ़र को मिलती है, शेख ज़फ़र को मिलती है, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट उठे, खड़े हुए, अलग से उठे, वो क्यों? ये सवालात मैंने सिर्फ पीएल शर्मा से नहीं बल्कि छात्रों की आवाम से भी किए कि भाई आप हजरत सपोर्ट तो दे रहे हो प्यारीलाल शर्मा को, मोहब्बतें भी दे रहे हो, उसके लिए कुर्बानियाँ भी दे रहे हो, लेकिन इसने तो अलायंस के साथ में धोखाबाजी की है। लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि असल में हम अपना एक फ़ैसला कर चुके थे, जिसकी वजह से प्यारीलाल शर्मा को सबसे पहले उनकी मरहूम बीवी ने मना किया था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसके बाद में खुद इस वक्त वो इलेक्शन लड़ने की स्थिति में और इलेक्शन लड़ने के हालात में भी नहीं थे और मूड भी नहीं था, क्योंकि हालात ये थे कि अलायंस ने उनको इजाज़त नहीं दी थी और उनको मैंडेट नहीं मिला था। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनको नहीं छोड़ा कि अगर आप खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं लड़ते हैं
तो फिर हम किधर जाएंगे? आप तो हमारे लिए धोखाबाज साबित हो जाएंगे, क्योंकि वोटर का मैंडेट सबसे बड़ा मैंडेट होता है, चाहे पार्टी हो चाहे अलायंस हो। वोटर का मैंडेट जब उसको हासिल हुआ तो उसको मजबूर हो गया वो इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए इलेक्शन लड़ा है, वरना ऑडियोज तो बहुत सारी सही हो सकती है। खैर, इसके अलावा बात करें, काफ़ी नौजवान जो वो एक पेशे से तो कॉन्ट्रैक्टर हैं पीएल शर्मा जी, तो काफ़ी सारे नौजवान हमें भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारी पेमेंट्स जो सालों साल पेंडिंग रहती है, अभी तक पेंडिंग है। कुछ नौजवान हाल ही में हमें मिले जो ठाठरी के नौजवान थे, उनकी पेमेंट्स भी पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज भी उनकी बन रही है उस चीज़ से। पेंडेंसी तो हर जगह होती है, उनके पास भी होगी, हम इस चीज़ का इनकार नहीं करते कि पेंडेंसी उनके पास नहीं है, पेमेंट पेंडिंग हो सकती है। तो मैं जीएम सरोड़ी का तज़किरा करूं, इंद्रवाल के जो लोग उनके साथ हैं उनमें से वो कंट्रैक्टर्स भी हैं जिन्होंने जीएम सरोड़ी के साथ काम किया हुआ है और उनका पैसा नहीं मिला है। इस वक्त में मजबूर होकर पीएल शर्मा को छोड़ के या दीगर कैंडिडेट्स को छोड़ के जीएम सरोड़ी को सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनका पैसा जीएम सरोड़ी के पास फंसा हुआ है। अगर जीएम सरोड़ी वो पैसा रिलीज कर दे तो वो लोग उसके यहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए उन्होंने रोका हुआ है। पीएल शर्मा की ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कहीं पेंडिंग कोई पैसा है तो वो छोटा मोटा पैसा होगा, बहुत बड़ी नहीं होगी। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से सियासत में कॉन्ट्रैक्टर से इस वक्त खड़े हुए हैं, हर तरफ से जो है कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार ही ठेकेदार हैं, क्या ठेकेदारों का सियासत में काम था या नहीं? मैं तो ये कहूँगा कि सियासत में एजुकेटेड तबके की ज़रूरत है, और ज़रा ऐसे तबके की जो कौम को एजुकेशन की तरफ ले जाए, जो कौम को डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। कंट्रैक्टर तो रोड बनाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अब किसी जगह में कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, तो उस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए जिस वक्त में कोई बंदा खड़ा हो जाता है तो लोग उसका दामन थाम लेते हैं। मैं मिसाल दूंगा आपको इंद्रवाल की। इंद्रवाल में जीएम सरोड़ी साहब ने कुछ ऐसे हालात बना रखे हैं कि जिसकी वजह से वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूंसी को हथिया लेते हैं, जिसकी वजह से लोग मजबूर हैं कि वो पीएल शर्मा को ही साथ दें। हालांकि पीएल शर्मा भी एक कंट्रैक्टर ही हैं, लेकिन उसके बावजूद साथ देने के लिए इसलिए तैयार हैं कि पीएल शर्मा ही एक शख्सियत है जो सरोड़ी को पीछे धकेल सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा बंदा धकेलता नज़र नहीं आता जो पीएल शर्मा के मुकाबले में सरोड़ी को धकेलता महसूस होता। सरोड़ी साहब की अगर बात करें तो हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुई थी, हालांकि वो पुरानी वीडियो थी, तो उनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगते हैं उसके बाद जब वो क्लैरिफिकेशन देते हैं, और उसके बाद जो रैलीज़ हुई बुंजवा के अलावा, आज की रैली के अलावा बात कर रहा हूँ मैं, पहली जो रैलीज़ हुई उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उनको देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर रैलीज़ को ही मद्देनज़र रखें तो क्या उससे डिसाइड किया जा सकता है कि यहाँ ओवरऑल आवाम ही डिसाइड करेगी? नहीं, डिसाइड तो आवाम ही करेगी, क्योंकि रिलीज की सूरत हाल ये होती है कि रिलीज में कुछ बाहर के लोग भी आ जाते हैं। जैसा कि कल के बारे में मुझे मालूम हुआ कि कल भोजवा में जीएम सरोड़ी की रैली हुई है और सरोड़ से कुछ गाड़ियां आई थी, ठाठी से कुछ गाड़ियां गई थी। आज रैली छात्रों में हो रही है तो वहाँ भोजवा से कुछ लोगों को लिया है, सरोड़ से लिया है वगैरह वगैरह, भागरा से भी लिया है। यानी कई गाड़ियाँ, तकरीबन 30 गाड़ियाँ जो हैं वो इधर से, इस हमारे इलाकों से गई हैं। तो जब उस हिसाब से तो पीएल शर्मा की रैली में भी बाहर से गाड़ियां गई? नहीं, पीएल शर्मा की रैली की सूरत हाल ये है कि वहाँ मकामी लोगों की बहुत ज़्यादा खपत थी, जिसकी वजह से उनको गाड़ियाँ ही नहीं मिल पाई और मकामी लोग भी पूरे नहीं आ पाए थे। अगर मकामी ही पूरे आते तो 10,000 एबो उनकी रैली जाती। तो इस वक्त आप मुझे बताएं कि फिलहाल किश्तवाड़ और पाडर की बात करेंगे, उन दो सीटों की क्या सूरत हाल है? किश्तवाड़ और पाडर में, किश्तवाड़ में तो मोहतरम सजाद हुसैन किचलू साहब इंतहाई मजबूत कैंडिडेट हैं, पुराने हैं, लोगों के काम भी किए हैं, लोगों के साथ में उनके संबंध भी अच्छे हैं और लोग उन्हें चाहते भी हैं इस किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वो लगभग 90% बल्कि 99% जीते जताए महसूस हो रहे हैं। रही वहाँ पर अगर देखा जाए इस वक्त अमित शाह का दौरा आज है वहाँ पर, और कैंपेन के लिए खुद होम मिनिस्टर वहाँ पर आ रहे हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? बहरहाल होम मिनिस्टर तो एक बड़ी शख्सियत हैं, मुल्क की मानी तानी शख्सियत और मुल्क के माने ताने कंपेनर हैं, लेकिन जो लोगों ने एक अपनी छवि बना रखी है और अपना एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के साथ में लड़ा तो नहीं जा सकता। बहरहाल अमित शाह जी का दौरा जो है वो किश्तवाड़ में बहुत मजबूत रहेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं पड़ेगा कि इतना जल्दी वो सीट हार जाए।
उसके अलावा अगर बात करें पार्डर की, वहां पर एनसी और बीजेपी की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां पहले बताया जाता था कि बीजेपी वहां पर 100% सीट लेगी, लेकिन इस वक्त ये देखा जा रहा है कि पूजा ठाकुर जो एनसी की कैंडिडेट वहां पर हैं वो भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही हैं। असल में उसमें सबसे बड़ा पूजा ठाकुर की ज़ात का एक बहुत बड़ा मसला है। पूजा ठाकुर चूँकि डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन रही हैं और हैं आज भी, वो लड़ रही हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़े काम वहाँ किए हुए हैं। उसकी वजह से पूजा ठाकुर को एक बड़ा समर्थन हासिल है। लेकिन सुनील शर्मा भी कोई छोटी शख्सियत तो है नहीं, मुल्की लेवल के आदमी हैं। वो लगता ये है कि सुनील शर्मा जी सीट निकाल लेंगे, ताहम कुछ कहना कबल वक्त होगी। अभी हम ज़रा पूरी रियासत की बात करें, यहाँ पर कश्मीर की बात अगर करें, कश्मीर में इस वक्त इंजीनियर रशीद बड़ा फैक्टर जो है देखने को मिल रहा है। हाल ही में उनकी रिहाई भी हुई, उसके बाद क्या कुछ लगता है आपको कि क्या एनसी को टक्कर वो दे पाएंगे? टक्कर तो ज़रूर देंगे और टक्कर देनी भी चाहिए, क्योंकि किसी ही एक पार्टी को ही लेके चलते रहना, उसी को हमेशा जो है हीरो बनाते रहना, ये भी किसी भी रियासत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं उन रियासतों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो रियासतें हमेशा चेंज के चक्कर में रहती हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त में एनसी की हवा इंतहाई मजबूत है, उसको ख़त्म करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, इसलिए कि लोगों के कुछ ऐसे व्यूज़ बन चुके हैं जिन व्यूज़ को तोड़ना आसान नहीं है। ताहम इंजीनियर रशीद टक्कर बहुत अच्छी दे सकते हैं। इस वक्त इंजीनियर रशीद लगभग 20 से ज़ायद सीटों पर उनके कैंडिडेट्स हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें वो निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल में जो साथियों में रात को तज़किरा हो रहा था, तो वहाँ काफ़ी साथियों से कुछ व्यूज़ आए, जो कश्मीर के भी कुछ साथी मेरे साथ में फ़ोन पे बिज़ी थे, तो उससे मुझे लगता है कि तकरीबन 7 और 8 सीटें तकरीबन इंजीनियर रशीद निकाल सकते हैं। खैर ओवरऑल जो है बात करते हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर में हुकूमत किसकी बन सकती है आपके नज़रिए से, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि कोलेशन ही बनेगी, जो भी बनेगी। अगर सीटें बीजेपी कैडर की ज़्यादा निकलती हैं, एनडीए की ज़्यादा सीटें निकलती हैं, तो बीजेपी कैडर की हुकूमत बनेगी। और अगर इंडिया इत्तेहाद की सीटें निकल आती हैं और जितने जो इंडिया इत्तेहाद का दम भर रहे हैं, वो दिल से इंडिया इत्तेहाद का साथ देते हैं। इंडिया इत्तेहाद की आपने बात की, लेकिन उनके कैंडिडेट्स अलग अलग लड़ रहे हैं। उसके बावजूद बहरहाल जीतने के बाद तो इंडिया इत्तेहाद कायम ही रहेगा, इंडिया इत्तेहाद तो नहीं टूटेगा ना। तो उसके बाद क्या लगता है आपको, क्या वो पार्टियां अलायंस कर पाएंगी जो इधर मुखालफत कर रही हैं एक दूसरे की? सियासत में तो हर चीज़ पॉसिबल होती है, एक दिन एक मुखालिफत करता है, दूसरे दिन वही उसका दोस्त होता है। तो ओवरऑल क्या मैसेज रहेगा आवाम नास के लिए? मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त में हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम परेशान भी हैं। इस वक्त वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, कई मसाजिद का मसला है। बीजेपी के जो लोग हैं वो जगह जगह में तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, जिस पर आवाम इस वक्त में इंतहाई परेशान है। इसलिए लोगों को बहुत सोच समझ के वोट करना चाहिए, बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। बहरहाल वोट तो करना हमारा हक है और वोट करना ज़रूरी है। अगर हम वोट नहीं करेंगे तो कल चुनाव आयोग हमें किसी तरह की सज़ा से भी बाजियाब कर सकता है। यानी जिस तरह से एमपी इलेक्शन में बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं दिए, तो इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त उन लोगों को तलाश किया है, तलाश करने के बाद उनके नंबर लिए हैं, नंबर लेने के बाद उनको बाज़ाब्ता कॉल किया, उनको हायर किया है कि इस इलेक्शन में वो ज़रूर वोट करें। इसी तरह से इस वक्त भी हम सबको वोट करना चाहिए, लेकिन हमें वोट किसको करना चाहिए इसके लिए सोचना है। इसके लिए अगर आज नहीं सोचा गया तो कल सोचने का मौका नहीं मिलेगा। ये किसको वोट करना चाहिए, इस पर आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जैसे एमपी इलेक्शन में अमूमन देखा जाता है कि सेंटर में कौन सी पार्टी है, सेंटर में किस पार्टी को पीएम, किस पार्टी का पीएम होना चाहिए, एमपी इलेक्शन में वो देखा जाता है। और एमएलए इलेक्शन में लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा जाता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट कौन करेगा। आपका क्या नज़रिया है इस बात पे? देखें, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का मुद्दा पुराना मुद्दा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट के एतबार से जो शख्सियात रियासत भर की मशहूर तरीन शख्सियात थी, वो तो इस वक्त में तकरीबन लाइन आउट है। लेकिन मैं ये समझूंगा कि लास्ट में समथिंग बेटर देन नथिंग,
एनसी पार्टी जो है वो रियासत की शबीह को कुछ ना कुछ दुरुस्त कर सकती है। अगर इस वक्त में एनसी पार्टी को समर्थन मिलता है तो एनसी पार्टी बहुत सारी मजबूतियां रियासत के लिए लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख रहे थे यहाँ पर मौलाना अली साहब हैं। इनने हाल ही में जो है जो एमपी इलेक्शंस हुए उनमें भी हिस्सा लिया। उनमें भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे। जो उधमपुर डोडा सीट थी उसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे। उस वक्त भी हमने इनका एक इंटरव्यू किया था। उस वक्त भी आपने इनकी जो है इनकी जो है बातें सुनी थी कि क्या कुछ मंशूर इनका था। खैर, बहरहाल इस वक्त एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हैसियत से हमारे सामने आए थे और अपने ख्यालात सामने रखे। इनके क्या ओपिनियंस है या आपने देखे, आपने सुने कि ये इस वक्त जो है किस तरह से देख रहे हैं इस असेंबली इंतखाबात को। खैर, इस पर जो है अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। हर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों या जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। हम किसी ओपिनियन पर मोहर नहीं लगा सकते कि भाई यही दुरुस्त है वो गलत है। ये अपने अपने ख्यालात, अपने अपने तजुर्बात के साथ होते हैं। खैर, बहरहाल इस वक्त जो है इलेक्शन का पहला मरहला जो है आने वाला है, सामने आने वाला है। वोटिंग को जो है 2 दिन बाकी हैं और देखना ये होगा कि इस वोटिंग के बाद जब 8 अक्टूबर को इसका फैसला आएगा उस वक्त जो है पलड़ा किसका भारी होगा। खैर, अभी इसके बाद जब और भी मरहले जो है इलेक्शन के हैं वहाँ पर भी ओवरऑल जो रियासत के अंदर जो देखा जाएगा कि किस तरफ हवा चलेगी। जिस तरह से इनने कहा था कि किस तरफ ऊँट जो है बैठेगा, तो खैर ये वक्त ही बताएगा। आप बने रहें द चिनाब टाइम्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।